नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात सोनिया गांधी की सांसद और ममता बनर्जी की आफत पर करेंगे। देखिए, हो जो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक अलग स्थिति बन चुकी है। भूपेश बघेल और टीएस देव सिंह में ठनी हुई है। कहा जा रहा है कि ढाई साल के लिए कहा गया था, अब टीएस देव सिंह कह रहे हैं साहब हमको आप बना नहीं रहे हैं। एक समस्या ये आन खड़ी हुई है। अच्छा, भूपेश बघेल को हटाने के लिए एक अलग लॉबिंग चल रही है। राजस्थान में कब सचिन पायलट बागी हो जाएं, ये एक अलग स्थिति बनी हुई है। अब सचिन पायलट को भी मनाना है और अशोक गहलोत को भी मनाना है। इधर टीएस देव सिंह और भूपेश बघेल को भी पाले में रखना है। और ये जो नवजोत सिद्धू के आने से नई मुसीबत खड़ी हुई है, ये एक अलग मसला है। तो इस तरह से आप अगर देखिए तो तीनों राज्यों में बड़ी दिक्कत है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो पंजाब को लेकर है। और पंजाब में जो कांग्रेस के रिवाइवल की थोड़ी बहुत संभावना थी, वो भी अब खत्म होती दिखाई दे रही है। उसके कुछ कारण हैं और वो कारण पंजाब के साथ साथ शेष हिस्से में भी लागू होते हैं देश के। देखिए, पहला चीज तो नागरिकता संशोधन अधिनियम है। इसको लेकर जो बयान सोनिया गांधी ने दिया था उस समय, वो बयान मैं आपको सुनाता हूं। आप वो बयान सुनिए और उसके बाद आगे की बात हम लोग करेंगे कि देखिए क्या मुश्किल हो गई है। दिल्ली में दंगे हो गए थे इसी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर। इसी को लेकर पंजाब में ही सक्रिय आम आदमी पार्टी ने के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक अलग बयान दिया। मतलब सब नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ थे। तो हम बात अभी सोनिया गांधी की कर रहे हैं, इसलिए मैं बयान सिर्फ उन्हीं का पढ़ूंगा। कांग्रेस उन छात्रों और उन लोगों के साथ खड़ी है जो संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को गलत निर्णय व नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी चिंता जाहिर करने का हक है। याद रखिएगा, गलत निर्णय और नीतियों के खिलाफ। ये सीए के दौरान जब तमाम तरह की चीजें हो रही थी तब ये बयान आया था। कांग्रेस पार्टी भरोसा दिलाती है कि वह संविधान के आधारभूत मूल्यों को बचाए रखने के लिए हो रहे आंदोलन में पूरी तरह लोगों के साथ है। यह सोनिया गांधी का बयान था। अब आप देखिए, अफगान संकट के बाद जिस तरह से सिख शरणार्थी और तमाम गैर मुस्लिम शरणार्थी जो आ रहे हैं, उनको अब नागरिकता देने की बात हो रही है। आपको बताऊं कि इसी नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के कारण ही सुमित्रा देव जो कांग्रेस छोड़ी, उसमें एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि बराक घाटी में उनका जो अपना जनाधार है, उस जनाधार को लेकर जो ये एंटी सीए कांग्रेस का स्टैंड था, इससे उनको बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। अब यही नुकसान पंजाब में और शेष भारत में तो आप छोड़िए, पंजाब में होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब ये क्या कहेंगे कि हम उसके साथ हैं या खिलाफ हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल, बेअदबी एक बड़ा मसला। वो बेअदबी का जो मामला है वो सुलझ नहीं पाया है। वो आपको पता होगा किस तरह इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी में जो कुंवर विजय प्रताप ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने खारिज किया। फिर उन्होंने रिजाइन दिया और कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो सारी चीजें आपको पता है। इस बीच जो गुरु ग्रंथ साहब स्वरूप आया है 3, वो आप समझिए कि एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है पंजाब के चुनाव में। आप देखिए किस तरह से हरदीप पुरी ने अगुवाई की उसकी, वो खुद एयरपोर्ट पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा जो पंजाब के राजनीतिक लैंडस्केप में बदलाव होने जा रहा है, वो आप देखिए, वो ये होने जा रहा है। तो इस वजह से सोनिया गांधी की मुश्किलें बहुत बढ़ गई। और इधर जब राहुल गांधी ने मोर्चा खोला नरेंद्र मोदी सरकार की, आप इसे समझिए कि मौद्रीकरण की नीति पर, जिसे आप निजीकरण की नीति कह रहे हैं, तब लोग एक नए फ्रंट उन लोगों ने खोल दिया कि 84-85 में निजीकरण के सबसे बड़े लंबरदार राजीव गांधी बनकर उभरे थे। फिर स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया कि जो 2008 में हुआ या जो
जो 2006 में हुआ यूपीए के दौरान में, तो क्या वो सरकार की संपत्तियों को बेचना था, देश को बेचना था? ये जो तमाम सवाल खड़े हुए, इन सवालों के बाद बतौर अध्यक्ष उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं और G23 की बगावत, उसके बाद में जो विपक्षी एकता की कोशिश, ये सारी चीजें बता रही हैं कि किस तरीके से पार्टी को एकजुट करने और विपक्ष को बांधने की पुरजोर कोशिश सोनिया गांधी कर रही हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो राहुल गांधी का अपना स्टैंड है और राजनीति में जो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी अपनी साख है, उसकी वजह से सोनिया गांधी की अपनी कई समस्याएं क्रिएट हो गई हैं। आप देखिए कि वो लंच पार्टी करते हैं, डिनर पार्टी करते हैं, कपिल सिब्बल तो ढेरों, और उनकी टी पार्टी में कोई नहीं। तो ये जो एक परिस्थिति बनी है वो तो है। इसी तरह की एक परिस्थिति खड़ी हो गई है ममता बनर्जी के सामने। देखिए, चुनाव, उपचुनाव हो, बाई इलेक्शन हो, उसकी वो बार बार गुहार लगा रही हैं। उनकी गुहार लगा रही है बाई इलेक्शन कराने की, और इधर ये रिपोर्ट आती है कि जो है सितंबर के महीने में, मतलब अगस्त तो चला गया, अब सितंबर अक्टूबर बताया जा रहा है कि उसमें तीसरी वेव आ सकती है। ऐसी स्थिति में चुनाव कहां होगा? और 5 नवंबर तक ही जो है इनका, 5 नवंबर को 6 महीने पूरा हो जाएगा, और जब वेब की बात की जा रही है तो चुनाव की संभावना नजर नहीं आ रही है। एक बात। दूसरी बात, पेगासस वाले मामले में इन्होंने इंक्वायरी कमीशन बैठाया था, उस पर जो है एक अलग समस्या क्रिएट हो गई। कोर्ट में इसको लेकर पीआईएल पड़ गया कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो और जबकि माना जा रहा था कि भाई अब तो जो है ममता बनर्जी ने पूरा बाउंड्री पार करा दिया है, अब जो उनका ये जो उन्होंने निर्णय लिया, उस निर्णय के बाद तो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हालत खराब हो जाएगी। इस तरह की तमाम चीजें हुई। लेकिन अब उस पेगासस को लेकर जो इंक्वायरी कमीशन बना था, उस इंक्वायरी कमीशन की इंक्वायरी ही अब अधर में लटक गई। तो एक तो ये आप समझिए कि समस्या। उसके बाद में कोलकाता हाई कोर्ट बुला लाया कि अब सीबीआई जांच करेगी कई मामलों की, और वो मानता है कि असक्षम रही। सीबीआई को कहने का मतलब यह हो गया कि ममता बनर्जी की सरकार फेल हो गई वहां हिंसा रोक पाने। ये एक बहुत बड़ी चीज ये। और फिर आप देखिए एनएचआरसी को लेकर जिस तरह की कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने एक अलग से जो है टिप्पणी की, वो कितनी बड़ी जो है स्थिति, आप समझिए कि शर्मनाक स्थिति क्रिएट हो गई ममता बनर्जी सरकार के सामने। फिर आप आइए त्रिपुरा में ये लोग अपने तरीके से एक राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा में जिस तरीके से एफआईआर हुआ है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, उसको लेकर त्रिपुरा हाईकोर्ट ये लोग चले गए हैं। देखिए, डर है कि ऐसा ना हो कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब आप देखिए कि किस तरह की समस्या से अभी ममता बनर्जी गुजर रही हैं। पता नहीं सीएम की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी। चुनाव नहीं होगा तो बचना मुश्किल है, विधान परिषद बन नहीं रहा है, चुनाव हो नहीं रहा है। अब एक ही संभावना है कि चूंकि वो टीएमसी संसदीय दल की नेता बनी हुई है, तो संभवतः अगले साल जो 2022 में राज्यसभा का चुनाव होना है, उसमें एक सीट संभवतः टीएमसी की भी खाली होगी, उससे वो आए। हालांकि सुमित्रा देव जो गई हैं, तो उसमें एक चर्चा यह भी है कि उनको कमिटमेंट किया गया कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। पता नहीं क्या है ये चीजें जो हम लोगों देख पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं। बाकी हकीकत क्या है, कौन राज्यसभा आएगा और किसकी सीट बचेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप सोचिए, अगर इनकी कुर्सी चली जाती है, अगर चुनाव नहीं हो पाता है बाई इलेक्शन, तो वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि जो भतीजे हैं वो खुद ही लोकसभा में, तब अब बनेगा कौन मुख्यमंत्री? यह भी एक बड़ा सवाल होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।